गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 7th क्लास ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर दैट इज आवर चेंजिंग अर्थ। यानी कि इस चैप्टर में बेसिकली हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, कि उसके अंदर किस तरीके की मूवमेंट्स होती है, उसके अंदर और उसके बाहर। और आपको पता है प्यारे बच्चों, जब अगर हम इसकी बात करें तो हम कहीं ना कहीं लिथोस्फेयर की बात करेंगे। और आपको पता है लिथोस्फेयर लैंड एरिया को बोलते हैं और उसी को हम क्या बोल सकते हैं, क्रस्ट, है ना। पिछले चैप्टर में जैसे आपने देखा था कि सबसे ऊपर वाली लेयर जो है दैट इज क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल, उसके नीचे कोर, है ना। फिर हमने उनका देखा था कितना किलोमीटर्स तक है। लाइक अगर हम क्रस्ट की बात करते हैं तो 30 to 35 किलोमीटर्स तक हमें डीप डेप्थ करनी पड़ेगी, तब जाके हम उस वाले एरिया को मेजर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है लगभग 2900 किलोमीटर्स तक जो है मेंटल है, और उसके बाद 3600 किलोमीटर्स तक कोर है। तो यानी कि जो आपको पता है कोर जो है वो तो बहुत ज्यादा हार्ड प्रेशर और उसकी वजह से मतलब बहुत ही हार्ड है। उसके ऊपर वाली जो मेंटल है वो, क्योंकि आप देख रहे हैं 2900 किलोमीटर्स तक कितनी मतलब उसकी एक एरिया है, तो उसको बेसिकली हमने एक नाम दिया है मेंटल, लेकिन वो सब डिवाइडेड है, काफी सारी उनके अलग अलग नाम है। लेकिन एज ऑफ नाउ वी हैव टू रिमेंबर द 3 लेयर्स ओनली। अब जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, यानी कि स्पेसिफिकली लिथोस्फेयर के बारे में हम देखेंगे कि लिथोस्फेयर जो है, यानी कि जो पूरा लिथोस्फेयर है वो किसके ऊपर है, मेंटल के ऊपर है। क्योंकि मेंटल के ऊपर क्या है, क्रस्ट, और क्रस्ट इज नॉन एज लिथोस्फेयर। तो यानी कि इसमें हम देखेंगे कि लिथोस्फेयर की जो मूवमेंट्स होती हैं, और प्यारे बच्चों आप जानकर हैरान होंगे कि क्योंकि जो मेंटल वाला एरिया वहां पर मोल्टन फॉर्म में लिक्विड है ना, वो बहुत हॉट है ना, गर्म एकदम। तो वो जो मोल्टन होता है वो कहीं ना कहीं आपको पता है, जैसे आप शिप जो है पानी में जब डालते हैं, कोई भी चीज आप पानी में डालते हैं तो वो हिलती रहती है ना। तो वो मोल्टन फॉर्म जो है मेंटल की, उसके ऊपर क्योंकि क्रस्ट है, तो कहीं ना कहीं उसकी मूवमेंट जो है होती रहती है। वो हमें इसलिए नहीं महसूस होती क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो बहुत स्लो है ना। 1 साल में कहीं ना कहीं मिलीमीटर के तौर पे वो थोड़ा सा मूवमेंट होता है उसमें। तो ये तो हम देख रहे हैं कि जो हम अंदर के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम अर्थ को, चेंजिंग अर्थ जब हम पढ़ रहे हैं, तो हमें 2 चीजों का याद रखना है प्यारे बच्चों, और दोनों में ही लिथोस्फेयर इज मेन, क्योंकि जो भी घटनाएं होंगी वो लिथोस्फेयर के कारण ही ऊपर तक पहुंचेंगी। तो यानी कि एक चीज तो हम देखने जा रहे हैं कि अर्थ के अंदर कैसे इसकी मूवमेंट होती है, जिसके कारण क्या होता है। दूसरी चीज हम देखेंगे प्यारे बच्चों की जो सरफेस एरिया, जहां पर अभी हम खड़े हैं, हम बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या क्या ऐसी चेंजेस होती है जिसके कारण हमारा अर्थ जो है वो चेंज हो रहा है। तो जो इंटरनल चेंजेस होते हैं, यानी कि जो इंटरनल जो भी मतलब चेंज होते हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे अभी, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक्स, है ना, जो अंदर से एकदम से बाहर आते हैं, या फिर जो भूकंप जो लेके आते हैं क्योंकि वो अंदर कहीं मूवमेंट हो रही है, तो उसको बोलते हैं एंडोजेनिक, ENDOGENIC, एंडोजेनिक। एंडो का मतलब अंदर, और जेनिक का मतलब अंदर से जो उत्पन्न हुई ये चीज, यानी कि जो अंदर जो चीजें मूवमेंट हो रही है उसके कारण जो चीज हो रही है उसको बोलते हैं एंडोजेनिक मूवमेंट। और जो बाहर सरफेस पे हो रही है, और सरफेस पे आपको पता है प्यारे बच्चों, सॉइल इरोजन, डिपोजिशन जैसे, और ये किस वजह से होती है, एयर, वाटर, है ना, आइस। तो इनकी वजह से जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको हम देखेंगे कि कैसे वो सरफेस के बाहर और सरफेस के अंदर। सरफेस के बाहर जो होता है उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक। एग्जिट होता है ना कि बाहर जाओ, तो यानी कि बाहर वाला, एक्सोजेनिक। एंडो यानी कि अंदर, अंदर वाला। एक्सोजेनिक यानी कि बाहर वाला। और बाहर जो होती है चीजें वो किसकी वजह से होती है, या तो रिवर की वजह से, विंड की वजह से, सी वेव्स की वजह से, या फिर आइस या ग्लेशियर्स की वजह से। तो अब हम देखते हैं बेसिकली इसको एक बार थोड़ा और समझने के लिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार ये चैप्टर है प्यारे बच्चों। हमें पता होना चाहिए कि जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। तो प्यारे बच्चों, लिथोस्फेयर प्लेट मूव अराउंड वेरी स्लोली अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। लिथोस्फेयर यानी कि वो प्लेट, उसको हम प्लेट भी बोल सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर हम प्लेट को पानी पे रखेंगे तो वो प्लेट कहीं ना कहीं मूव करेगी ना। तो इसलिए हम उसको, जो लैंड एरिया है जो मोल्टन फॉर्म के ऊपर है, तो क्योंकि वो सॉलिड तो है नहीं कि उसके ऊपर वो एक जगह पे स्थिर रहेगी, वो कहीं ना कहीं मूवमेंट करती है। तो मूवमेंट जो है मिलीमीटर इन अ ईयर होती है, बहुत स्लो, बिकॉज ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड अर्थ। जो मैंने आपको बताया, जो आपको पता भी ऑलरेडी, जो मोल्टन मैग्मा है, मोल्टन यानी थिक, मलाई की तरह या फिर स्लरी की तरह। द फोर्सेज एक्ट इन द इंटीरियर कॉल्ड एंडोजेनिक। एंडो का मतलब अंदर, और जेनिक का मतलब ओरिजिन, जिस भी चीज का यानी उत्पत्ति हुई है। द फोर्सेज एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉन एज एक्सोजेनिक
फोर्सेस। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो अर्थ मूवमेंट है उसको हम बेसिकली दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज एंडोजेनिक एंड वन इज एक्सोजेनिक। तो ऐसे ही हमने एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक में इसको यहाँ पर अर्थ मूवमेंट को डिवाइड किया। अब जो एंडोजेनिक है, एंडोजेनिक जो होती है प्यारे बच्चों, उसके मतलब उसको हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें बेसिकली आपको एक अभी याद रखना है, दैट इज सडन फोर्सेस, है ना। ये जो मूवमेंट होती है कई बार तो बहुत सडन होती है, कई बार बहुत स्लो होती है। तो जब सडन होती है तो उसके कारण क्या क्या होता है, अर्थक्वेक आता है एकदम से, जब अंदर कोई डिस्टर्बेंस होती है, या वॉल्केनोज आती है वेंट के थ्रू, वेंट होता है मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ व्हाट इज वेंट, और लैंडस्लाइड्स होती है। और दूसरा है डायस्ट्रॉफिक फोर्स, डायस्ट्रॉफिक है ना, नाम भी बड़ा अच्छा सा लग रहा है जब हम इसको बोलेंगे डायस्ट्रॉफिक फोर्स। तो डायस्ट्रॉफिक फोर्स होता है प्यारे बच्चों, जिसके कारण आप देखेंगे हिमालय जो हमारा जो बना है वो किस तरीके से, मतलब इंटरनल कुछ ऐसी चीजें हुई कि वो एकदम से माउंटेन्स को उसने जन्म दिया। ये आप अगले आने वाली क्लासेस में 9th में बेसिकली आप इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप याद रखेंगे कि जो इंटरनल है यानी जो एंडोजेनिक है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जो सडन होती है और दूसरी डायस्ट्रॉफिक। डायस्ट्रॉफिक के कारण माउंटेन्स बनती है, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, और जो ये है इसके कारण बनती है वॉल्केनोज, अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है, फिर हम इनके बारे में ब्रीफ देखेंगे। आज हम सिर्फ इस टॉपिक में इन दो को पढ़ेंगे, वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक, और दोनों के दोनों हमें इसलिए भी जाननी जरूरी है प्यारे बच्चों कि कभी अगर ऐसी आपदा हमारे साथ आ जाए तो हमें उसमें क्या क्या है उसका हमें पता होना चाहिए, और हम कैसे उसके सेफ्टी मेजर्स को ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, या तो इरोजन होता है या डिस्पोजिशन होता है। इरोजन का मतलब आपको पता है कि एक जगह से दूसरी, अगर कोई मान लो यहाँ पे मिट्टी रखी हुई है, यहाँ से पानी, मैंने एक ग्लास पानी गिराया, तो यहाँ से वो उठकर किसी और जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाएगी, यानी कि यहाँ से तो उसका इरोजन हो गया और दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट हो गई। तो इरोजन एंड डिपोजिशन ये किसमें हम देख रहे हैं, एक्सोजेनिक में, यानी कि जो बाहर, जो हम देख भी सकते हैं इजीली, राइट, अंदर वाला तो हमें नहीं पता चलता है। वो किस किस कारण से होती है, तो रिवर्स आपको पता है, फ्लड आता है, कुछ ऐसी चीज होती है तो वहां पे बहुत सारे सेडिमेंट्स हो लेके आती है। विंड के कारण भी सॉइल का इरोजन होता है। सी वेव्स, जो सी वेव्स है वो कई बार इतनी तेज होती है कि मतलब उसके कारण जो हम देख भी सकते हैं इजिली। और फिर ग्लेशियर्स, यानी कि आइस का किस तरीके से इरोजन और उसका डिपोजिशन होता है, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली इस पार्ट के बारे में देखेंगे, व्हाट इज एंडोजेनिक फोर्स। तो अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कह रही है प्यारे बच्चों। और साथ में एक यहाँ एक्टिविटी दी हुई है, जस्ट समझाने के लिए आपको कि अंदर जो है हमारे अर्थ के किस तरीके से मतलब मूवमेंट्स हो रही हैं। तो ये जब एक्टिविटी देखोगे प्यारे बच्चों, इसमें कह रहे हैं कि एक कलर्ड पेपर लो, पैलेट यानी उसका मतलब उसको आप गोला बना लो, गोली बोलते हैं उसको ना, पैलेट, एंड पुट इन अ बीकर यानी किसी उसमें बर्तन में आप उसके रखें, हाफ फिल्ड विद वाटर, उसको आधा भर दें उस बीकर को, जो भी आप बर्तन ले रहे हैं। प्लेस द बीकर ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड, यानी कि उसको मतलब एक ऐसी जगह पे रखें जहां पे वो इजिली रखा जा सके, जिसके 3 पाँव होते हैं, उसको बोलते हैं ट्राइपॉड, है ना, स्टैंड, एंड हीट इट, और नीचे से उसको उबाल दो, उसके नीचे आग लगा दो। तो यू विल ऑब्जर्व दैट पेपर पैलेट इज मूविंग अपवर्ड अलोंग विद द वार्म लेयर ऑफ वाटर एंड देन सिंक बैक अलोंग द कूलर लेयर्स ऑफ वाटर। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन द सिमिलर मैनर, यानी कि जब आप देख रहे हैं नीचे से आग, और आपको पता है मैग्मा कितना गर्म है, तो वो कहीं ना कहीं जब हम उसको देख रहे हैं कि वो बीकर में जहां पर भी गर्मी ज्यादा हो रही है, तो वो क्या हो रहा है, पैलेट उसके साथ ऊपर जा रहा है, और फिर जहां पे वो ठंडा है वहां से फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, इस तरीके से वहां पे मूवमेंट चल रही है। लेकिन कई बार वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो बाहर की तरफ आ जाता है मैग्मा, और फिर ज्वालामुखी या जिसको हम वॉल्केनो बोलते हैं उसकी शुरुआत होती है। ये आपको जस्ट समझाने के लिए कि इंटरनली, जो मैंने आपको पहले भी कोशिश की थी, द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नॉन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और लिथोस्फेरिक प्लेट्स को आप अगर और इजीली समझना चाहें एज अ लेमैन लैंग्वेज, आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये जो लैंड एरिया है, ये सारे को आप कह सकते हो कि लिथोस्फेरिक प्लेट हैं। ये भी है प्लस साथ में ओशियन के अंदर भी है, क्योंकि लैंड तो कहीं ना कहीं वहां पे भी है, क्रस्ट तो कहीं ना कहीं वहां पे भी आपने जो पढ़ा था ओशियनिक क्रस्ट। तो इनको आप समझने के लिए, तो इनको लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो अलग अलग है, you will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeter each year. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity, यानी कि वो ऊपर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर इस तरीके से।
द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो अंदर हो रहा है उसकी वजह से बाहर, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो उस बाहर भी चेंजेस होते हैं। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड on the basis of the forces which cause them. The forces which act in the interior of the earth are called endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called the exogenic forces. अब यहाँ पे वही जो मैंने यहाँ पे फिगर बनाया, इसको यही समझाने की कोशिश की है। साथ में अब हम देखते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। जो अंदर वाली है कहीं पर वो एकदम सडन मूवमेंट करती है, जिसके कारण लैंडस्लाइड, वॉल्केनो, अर्थक्वेक होता है। एंड एट अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स, है ना। और स्लो तो आप देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं चलता भी रहता है। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस कॉजेज मास डिस्ट्रक्शन। और आपको प्यारे बच्चों पता होगा 26 जनवरी 2001 में 10th में था, फ्राइडे का दिन था उस दिन, और मेरा साइंस का प्रैक्टिकल उस दिन डिपॉजिट होना था। आई वॉज इन केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 अंबाला कैंट। तो वो मुझे आज भी वो दिन याद है कि किस तरीके से एकदम से न्यूज आई थी और बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई थी प्यारे बच्चों। वो बहुत बड़ा एक रिएक्टर स्केल पे मापा गया एक भूकंप था जो कि बहुत ही विनाशकारी था। तो वो आपको पता है डिस्ट्रक्टिव होते हैं अर्थक्वेक्स, है ना। और वॉल्केनो ऑल्सो, जहां पे जापान वाले एरिया में जैसे काफी वॉल्केनोस आती हैं। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों, जो वॉल्केनो वाला जो सिस्टम है वो किस तरीके से अपने अंदर चीजों को डेवलप करता है, कैसे वो जो मोल्टन मैग्मा या जो मैग्मा ऊपर की तरफ जो आने की कोशिश कर रहा है उसमें उसका क्या क्या फीचर्स होते हैं। इसके लिए आप देखेंगे प्यारे बच्चों, ये जस्ट एक कोशिश की है आपको समझाने के लिए, आपके बुक में भी है अगर आप देखेंगे। यस, तो अब हम यहाँ पे इनकी टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मेंटल, यानी कि हम क्रस्ट ये 35 किलोमीटर और 30 किलोमीटर उसके नीचे जो मेंटल है, यहाँ पर पूरा मैग्मा भरा हुआ है। मैग्मा चैम्बर बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर पूरा मैग्मा है। और यहाँ से आप ये रास्ता देख रहे होंगे ऊपर तक जा रहा है। तो ये जो रास्ता है, यानी कि जो एक जगह जो मिल रही है, सुराख जो मिल रहा है इन बिटवीन दीज लैंड, या जो इंटरनल जो हिस्सा है, क्योंकि प्रेशर इतना है वो कहीं ना कहीं चीरते हुए निकलता है और एक वेंट बना देता है। तो इसको बोलते हैं वेंट, यानी कि जो रास्ता बना रहा है ना, जो एक छेद जो बना रहा है, जो एक द्वार बना रहा है ना, ये तो हो गया उसका क्या, वेंट। ठीक है, कि तो जब प्रेशर ज्यादा आता है तो मैग्मा क्या है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है या फिर यहाँ से भी रास्ता बना लेता है। तो यहाँ पे ये जो बाहर की तरफ निकल रहा है रेड एरिया में, ये क्या है, मैग्मा। ठीक है, और मैग्मा आपको पता है फिर इग्नियस रॉक जो है वो इसी से बनते हैं। जो अंदर रह जाते हैं उनको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक, और जो बाहर होते हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप ये ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है जहां से बिल्कुल बाहर को हम देख सकते हैं, तो इंटरनल हिस्सा है, ये तो हमने दिखाने की कोशिश की है। जो हमें चीज दिखती है, यानी इसको बोलते हैं ज्वालामुख, यानी मेनली जहां से वो बाहर निकल रहा है जो मैग्मा है मॉल्टन फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, ज्वाला। एक तो होता है ज्वालामुखी, ये तो हो गया ज्वालामुखी जो इसका पूरा प्रोसेस है, इसको बोलते हैं ज्वालामुख, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रेटर। याद रखनी प्यारे बच्चों ये आपको टर्मिनोलॉजी। तो आप देख रहे हैं क्रस्ट को चीरते हुए ये बाहर वेंट के थ्रू बाहर निकल रहा है, और यहां से बाहर निकल रहा है। और यहाँ पे ग्रीन कलर में जो चीजें आप देख रहे हो, क्योंकि वो बहुत गर्म है, तो अपने साथ में एशेस और गैसेस भी उसके साथ में निकलती है, जो कि ऊपर से निकलते हुए हमें दिखती है। तो ये हमने इसकी स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश की कि नीचे जो मॉल्टन मैग्मा है, जो पूरा चैम्बर है, वो किस तरीके से वेंट की हेल्प से क्रस्ट को चीरते हुए बाहर निकलता है। और जब वो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं क्रेटर, जहां से और वो अपने साथ में गैसेस और एशेस निकालता है। और जो लावा है, जो कि बाहर जाके फिर जब सॉलिडिफाई होता है कूल डाउन होने के बाद, और या फिर जब वो अंदर रह जाता है, तो वो दो हमने जो पार्ट्स देखे थे इग्नियस रॉक के, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। ठीक है, आई होप आपका वो भी दोबारा से रिवाइज हो गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट अ वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग। वेंट का मतलब आपको समझ में आ गया, ओपनिंग, जो रास्ता निकलने के लिए, इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल एरप्ट्स सडनली, है ना, जो एकदम वहां से एरप्ट यानी कि बाहर निकलना सडनली। फिर हमने ये देखा। अब हम प्यारे बच्चों देखते हैं अर्थक्वेक क्या होता है। हमने क्या देखा, वॉल्केनो के बारे में देखा। वॉल्केनो में हमें क्रेटर याद रखना है, वेंट याद रखना है, बस दो चीजें याद रखनी, बाकी आपको पता ही है। ठीक है, एशेज एंड गैस, तो इनके नाम आपको बेसिकली याद रखने। अब हम देखते हैं कि अर्थक्वेक कैसे जो है वो होता है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको एक बार पहले आप मुझे सुने। मान लो अर्थ के कहीं ना कहीं अंदर में अर्थक्वेक जो है, जो मूवमेंट है, जो तेज मूवमेंट है, वो अर्थ के अंदर होती है कहीं। तो यानी कि अगर हम देखें कि एक अर्थ है और यहां कहीं उसके अंदर, यहां पे एक सडन जो है, ये पूरी अर्थ है, अगर यहां पे एक सडन कोई मूवमेंट हुआ,
तो ये जो मूवमेंट है जिसके कारण जो अर्थक्वेक आता है, तो इस मूवमेंट को बोलते हैं जहां पे वो अंदर शुरू हुआ है, इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? जब हम अर्थक्वेक के बारे में जानते हैं तो हमें ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, और ये बेटा हमें समझनी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत नॉलेजेबल है, आगे भी आपको ये काम आएगी। तो ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं फोकस। यहां से सिस्मिक एनर्जी बाहर निकलती है, जो अर्थक्वेक की मूवमेंट और जो इसके कारण जो ये सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसको बोला जाता है सिस्मिक एनर्जी। ठीक है, अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा। तो जहां पे ये मूवमेंट हो रहा है उस एरिया को बोला जाता है फोकस। अब ये क्या है, यहां से जो डायरेक्ट जो बिल्कुल सरफेस पे आके, यानी कि इसके बिल्कुल ऊपर जो भी है उसको बोला जाता है एपिसेंटर। क्या बोला जाता है? एपिसेंटर। ठीक है, अब ये ऐसा तो है नहीं कि भाई ये यहीं पे हो रही है और ये सीधा ऊपर आ रही है, ये पूरी जगह जा रही है, इधर भी और इधर भी मूवमेंट ऐसे जा रही है, राइट। तो लेकिन ये वाला जो है ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर यहाँ पे है तो ऊपर वाला जो उसका एकदम एरिया है जहां वहां पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, तो इसको बोलते हैं एपी सेंटर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। एक जो मैंने बताया कि आपको जो एनर्जी इसमें से निकलती है जब अर्थक्वेक होता है तो उसको बोलते हैं सिस्मिक एनर्जी। और अर्थक्वेक को जो मापने के लिए, देखो वैसे तो हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कब अर्थक्वेक आना है, क्योंकि इंटरनल कब ऐसी हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी इजाद नहीं है, लेकिन जो इंटरनल मूवमेंट्स जो हैं कि उसकी कितनी स्पीड है, जो अर्थक्वेक हुआ है उसकी जो हलचल है वो कितनी स्पीड है, तो उसको जो उसका जो हम वो करते हैं, पैमाना करते हैं, उसको बोलते हैं हम रिएक्टर स्केल। यानी रिएक्टर स्केल पे ये मापा जाता है कि जो उसकी स्पीड थी अर्थक्वेक की वो कितनी थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी, 6 थी, 7 थी, 8 थी या 9 थी। यहीं पर मैं आपको एक, हम बुक में जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ प्यारे बच्चों, दुनिया में सबसे भयंकरतम भूकंप जो आया है वो चाइल देश में आया है। चाइल, और चाइल कहाँ है प्यारे बच्चों? ये हमारा प्यारा भारत, इधर से हम ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और ये आप देखेंगे चाइल है ना, ये इतना लंबा है, इसका कोस्टल एरिया बहुत लंबा है। ये वाला जो कंट्री है, ये जहां पे मेरी फिंगर जा रही है, दिस इज चाइल, इसकी कैपिटल है सैंटियागो। यहां पर सबसे ज्यादा भयंकरतम जो आज तक पृथ्वी पे रिकॉर्ड किया गया है वो चाइल देश में आया है भूकंप, है ना, 9.9 के आसपास, है ना, मतलब बहुत होता है 9.95 भी आ जाए तो बहुत ज्यादा होता है। और जो गुजरात में आया था दैट वाज 6.9, वो भी बहुत खतरनाक माना जाता है। हम इसकी वो भी समझने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है अबाउट अर्थक्वेक, है ना। आपको आई होप फोकस समझ में आ गया, सिस्मिक एनर्जी समझ में आ गया, और इसको जो नापने वाली है उसको रिएक्टर स्केल बोलते हैं। और जहां वो ऊपर जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, क्योंकि उसके जो ऊपर वाला एरिया उसको बोलते हैं एपी सेंटर। अब कभी भी अगर मान लो भगवान ना करे भूकंप कुछ आए और अगर हमें पढ़ना पड़े उसके बारे में, तो आप देखेंगे वहां पे फोकस और एपी सेंटर दोनों ही वर्ड आप वहां पर पाएंगे। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट, वही जो प्लेट जो मूव कर रही है, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, यानी कि वाइब्रेट करती है। द वाइब्रेट कैन ट्रेवल ऑल अराउंड दी अर्थ, ये मतलब पूरे अर्थ को ही ट्रेवल कर सकती है, अगर वो बहुत भयंकर हो या मतलब उसका दायरा होता है एक अपना अपना। जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इतने एरिया तक उसने इफेक्ट किया है, राइट। द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। ये जो वाइब्रेशन हो रही है इसको क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस, यानी कि जो क्रस्ट के अंदर में जहां पे स्टार्ट हो रहा है उसको बोलते हैं फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबाउट द फोकस इज कॉल्ड द एपी सेंटर। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स, इस तरीके से वो ट्रेवल करती है बाहर की तरफ। द एपी सेंटर एज वेव्स। द ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर, जैसे मैंने बताया कि फोकस के जो बिल्कुल ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो जैसे जैसे आप यहां पर सबसे ज्यादा एकदम से हलचल हुई होगी, उसके बाद जैसे जैसे दूर जाते हैं तो उसकी जो मूवमेंट है वो स्लो होती जाती है, राइट। अब ये जो अर्थक्वेक है प्यारे बच्चों, जो इसकी ये जो रेज मूव करती है, जो वेव्स जो इसकी जाती है ऊपर नीचे दाएं बाएं, इनको अलग अलग उसमें क्लासिफाई किया है प्यारे बच्चों। तो जैसे कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक तो आपको समझ में आ गए, इनकी जो वर्ड की ओरिजिन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक तो है पी वेव्स, एक है एस वेव्स और दूसरा है एल वेव्स, राइट। तो जो पी है, और आप प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि हमें एक बार समझ में आ गया तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। पी आप लिखते हैं ऐसे, यानी कि अगर ये लैंड है तो लैंड के ऊपर ये वर्टिकली खड़ा है, लॉन्गिट्यूडनली, यानी कि जब भी
वेव फोकस से एकदम सीधी ऊपर की तरफ आती है, सीधी ऊपर की तरफ, बिल्कुल उसके एकदम स्ट्रेट। तो यानी कि वो जो वाइब्रेशन है, यानी वो जो वेव है, उसको बोलते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनली जब जाती है तो उसको बोलते हैं पी वेव। पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इसको बोला जाता है, यानी कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। दूसरा आप देखेंगे पहले बच्चों, पहले हम देखेंगे एल। एल जो है, एल से बनता है लैंड, है ना, और लैंड आपको पता है कि वो हॉरिजॉन्टल है, वो ऐसे नहीं है। तो यानी कि जब भी हॉरिजॉन्टली वेव्स जाती है, यहाँ पे तो क्या है, वर्टिकली जा रही है, और एल में क्या है, जब वो हॉरिजॉन्टली जा रही है। एल वेव्स और सरफेस वेव्स, यानी कि उनको सरफेस वेव भी बोला जाता है। एल वेव जो सरफेस पे इस तरीके से जा रही है, राइट, वो जा रही थी इस तरीके से, जो फोकस से एपिसेंटर की तरफ जा रही थी। और तीसरी है एस वेव और ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव यानी कि जो आड़ी टेढ़ी है, यानी कि जो स्लांट की तरह हो या ऐसे ऐसे जा रही हो। तो हमने देखा एक तो वर्टिकल जिसको पी बोलते हैं, फिर हमने एल देखा जो सरफेस पे रहती है, लैंड पे रहती है, और दूसरा हमने ट्रांसवर्स देखा, राइट। ट्रांसवर्स यानी जो आड़ी टेढ़ी है, यानी कि जो सीधी नहीं, राइट, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, एस वेव्स को। तो ये हमने इनकी वेव्स के बारे में जानने की कोशिश की, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि जो अर्थ की मूवमेंट हो रही है अर्थ में, वो ट्रांसवर्स हो रही है या पी में हो रही है या एल में हो रही है, राइट। तो अगेन इट इज ऑल्दो अर्थक्वेक कैनॉट बी प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का मतलब होता है उसका हम अनुमान नहीं, हम उसको पहले नहीं पता लगा सकते, कि जैसे बारिश का हमें पहले पता चल जाता है, मौसम विभाग बता देता है कि भाई फलाने दिन बारिश होगी, तो ऐसे हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। मतलब अगर हमें इसका पहले पता चल जाए तो हम उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसकी जो डिस्ट्रक्शन होना है, उसको हम कहीं ना कहीं मतलब कम कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हमें अगर पहले पता होगा तो हम कैसे, मतलब कुछ कॉमन चीजें जिसके तहत हम इसको आइडिया लगाते हैं, जो पुराने जमाने में लगाते थे और आज भी वो वैसे ही है। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन, यानी कि जिसे हमें अनुमान लगता है कि यार अर्थक्वेक कहीं ना कहीं आने वाला है। मेथड्स अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, यानी कि जब भी आप, और प्यारे बच्चों मैंने देखा हुआ है अर्थक्वेक से पहले, जैसे अभी मैं पहले दिल्ली में था तो वहां पे अर्थक्वेक आए थे एक साथ 2-3 दिन कहीं, तो वहां पे जो उस समय मैं एक टाइम पे वहां था और एक टाइम पे मैं अपने विलेज में आया हुआ था, तो वहां पे जो जानवर है उनकी एकदम मूवमेंट, और हम कहीं बाहर ही बैठे हुए थे, तो मैंने कहा यार ये एकदम से इतने क्यों हिल रहे हैं, जो भैंस और जो बफेलोज होती हैं। तो उसके बाद एकदम से मतलब हमें मूवमेंट का असर हुआ और फिर हमें पता चला कि ओ माय गॉड, इस वजह से वो हो रहे थे। तो एक तो एनिमल्स का बिहेवियर, एक जो फिश होती है पॉन्ड के अंदर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और वाइब्रेशन उनको, उनकी एजिटेशन हो जाती है, मतलब वो कहीं ना कहीं मतलब सेफ नहीं होते, बहुत तेजी तेजी से चलने लग जाती है, तो उनकी मूवमेंट से भी पता चलता है। स्नेक्स कम आउट टू द सरफेस। अब जो स्नेक है, क्योंकि वो तो रही लिथोस्फेयर में रहा है, क्रस्ट में रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं उसका अनुमान पहले हो जाता है और वो अंदर से बाहर आ जाते हैं। अंदर से बाहर क्यों आते हैं? क्योंकि अगर अर्थक्वेक आ गया तो वहीं पे वो कहीं ना कहीं दब जाएंगे और वहीं ना कहीं वो दब के मर जाएंगे, तो इस वजह से वो क्या होता है, बाहर आ जाते हैं। तो यानी कि जब भी कहीं किसी एरिया में अर्थक्वेक आने वाला होता है तो वहां के एनिमल्स, अगर पानी है वहां पर, अगर वहां पे वाटर बॉडी है तो हमें फिशेस से, या फिर अगर हम लैंड एरिया में तो स्नेक्स अगर बाहर हमें दिखे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक साथ जब हमें दिखे तो यानी कहीं ना कहीं अर्थक्वेक आने की संभावना है। अब आप देखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया 26 जनवरी 2001 में ये आया था और मैं उस समय 10th का साइंस का प्रैक्टिकल देने स्कूल में गया हुआ था, फ्राइडे का दिन था उस दिन। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्कूल वर्स्ट अफेक्टेड एटलीस्ट 971, ये जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और आया कहाँ पे था? गुजरात में, भुज, है ना, आपको पता ही होगा, बहुत बड़ा था, 6.9 रिएक्टर स्केल था। तो सीएम ने भी अपील की। तो ये एक आपको आर्टिकल दिया गया है, इसको सिर्फ इसमें इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग कि स्कूल्स में टीचर्स का या जो क्या पैनिक था, कितना डिस्ट्रक्शन हो गया था, लैंड मतलब जितनी भी कनेक्टिविटी थी, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सब ठप हो गया था बहुत। और इवन वहां के चीफ मिनिस्टर ने, क्योंकि जो आपको पता है स्टेट जो होता है चीफ मिनिस्टर के अंडर में होता है, उन्होंने सेंटर को ये अपील की थी कि आप यहाँ पे डायरेक्ट अपना कंट्रोल करके और इस सिचुएशन में हेल्प करें, है ना। तो डायरेक्ट उनको अपील की गई थी। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि रीड द अर्थक्वेक आ केस स्टडी गिवन इन द फॉर्म ऑफ हेडलाइंस, ये वाली। तो इसको आप पढ़ के इनको रीअरेंज करना है, ये दिस वी विल डू। अब क्या है, अर्थक्वेक जो जब भी आता है तो उसको हम किस तरीके से प्रिपेयर्ड हो सकते हैं उसके लिए, मतलब अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। अफरा तफरी में अगर हमें पता होगा तो हम कहीं ना कहीं सेफ जगह पे खड़े हो सकते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं कि आपकी बुक क्या बोलती है अबाउट दी अर्थक्वेक, और ये हमें ध्यान से सुनना है प्यारे बच्चों, तभी मैं आपको एक बुक से पढ़ के बता रहा हूं। और एक एक चीज को कभी ऐसा हो तो हमें अपने और अपने परिवार वालों को भी ये चीज इंफॉर्मेशन देनी चाहिए।
वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, यानी कि अगर एकदम मैं अभी इस घर पे हूं, एकदम अर्थक्वेक आ जाए तो मुझे कहां पे शेल्टर लेना चाहिए, क्योंकि एक तो एकदम गिर के मैं इसके नीचे दब के मर जाऊंगा। सेफ स्पॉट अंडर अ किचन काउंटर, यानी कि जो आपको पता है किचन के वो जो उसके नीचे, राइट, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। इनसाइड कॉर्नर यानी कि जो कोने होते हैं ना, जैसे आप ये देख रहे हैं एक कोना है, या कोने पे अगर आप जल्दी बाहर नहीं निकल सकते हैं तो यू आर सेफ दैट साइड, जो कॉर्नर होता है, या फिर किसी टेबल के नीचे, या जो हमारी किचन में जो शेल्फ बनी होती है उसके नीचे। स्टे अवे फ्रॉम फायर, और इस दौरान कहीं पे आग, क्योंकि जब भी मूवमेंट होगी तो ये हो सकता है कहीं स्पार्क हो जाए, फायर से दूर रहना है। एरिया अराउंड चिमनीज, जहां पे इंडस्ट्रियल वाला एरिया, जहां पे बड़ी बड़ी चिमनीज है, उससे भी दूर रहें, क्योंकि वो भी गिर के आपके ऊपर गिर सकती है। विंडोज दैट शटर्ड इंक्लूडिंग मिरर एंड पिक्चर फ्रेम्स, जैसे हम पिक्चर्स टांग देते हैं जिनके ऊपर ग्लासेस होते हैं ना कांच के, वो, या फिर वॉचेस, जब वो गिरेंगी तो उससे भी हमें दूर रहना चाहिए। मतलब इन चीजों से हमें अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए, और कॉर्नर में या किसी टेबल या उसके नीचे हमें बी प्रिपेयर्ड। स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। और कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है प्यारे बच्चों, हमें एकदम से पैनिक में नहीं आना चाहिए, और हमें मतलब कॉन्फिडेंटली उसका सामना करना चाहिए। अब हम देखते हैं अर्थक्वेक का जो मैंने रिएक्टर स्केल बताया था। आप कहेंगे सर रिएक्टर स्केल तो आया नहीं। एन अर्थक्वेक, ये जो डू यू नो में आप देख रहे हैं, डू यू नो, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। देखो जो एनर्जी निकलती है उसको क्या बोलते हैं, सिस्मिक एनर्जी, और उसको कैसे मतलब उसको किया जाता है, सिस्मोग्राफ के थ्रू। जो मशीन है उसका नाम क्या है, सिस्मोग्राफ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसमें मेजर किया जाता है अर्थक्वेक की स्पीड को, तो दैट इज सिस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है कि उसका क्या आकार है, कितना तेज है, क्या उसकी स्पीड है, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल, यानी कि जो मशीन है उसके बाद उसकी जो पैमाना होता है वो रिएक्टर स्केल पे होता है। उसमें मतलब कॉलम्स बने होते हैं, जैसे हम थर्मामीटर से हम बुखार नापते हैं, वैसी जो अर्थक्वेक की स्पीड को या उसके मैग्नीट्यूड को मापने के लिए जो मशीन यूज होती है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टर स्केल, है ना, RICH, रिच TER, लेकिन इसको हम बोलेंगे क्या, रिएक्टर स्केल। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन फेल्ट ओनली लिटिल, मतलब आप देख रहे हैं मैंने आपको बताया कि जो दुनिया का सबसे भयंकर आया वो 9 आया, और जो भुज में आया था 6.9 था। ये कह रहे हैं कि यानी कि 2 रिएक्टर स्केल से अगर वो कम है तो मतलब उसको इतना ज्यादा वो इम्पैक्ट नहीं करती है। एन अर्थक्वेक ओवर 5 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, जो 5 के आसपास जो उसकी जो रिएक्टर स्केल में पैमाना रहता है वो कहीं ना कहीं चीजों को गिरा सकती है, मतलब वो इतनी उसकी क्षमता होती है। तो इसलिए उस समय भी हमें थोड़ा सा प्रिकॉशनरी रहना चाहिए। जो पुरानी बिल्डिंग्स है वो उसी झटके में गिर सकती हैं। और 6 और हायर मैग्नीट्यूड, यानी कि 6 है या उससे ज्यादा की जब स्पीड है, इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। 6 और 6 से ज्यादा को वेरी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और भुज गुजरात में जो 26 जनवरी 2001 में फ्राइडे के दिन जो भूकंप आया था, दैट वाज 6.9 रिएक्टर स्केल उसका पैमाना था। एंड 7 इज क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक, यानी कि मेजर अर्थक्वेक अगर आपसे पूछा जाए किसको कहा जाता है तो 7 से अबव वाले को, यानी कि 5 वाला जो है वो 3 से 5, यानी कि कहीं ना कहीं वो हमें थोड़ा सेफ रहना चाहिए उसमें भी। लेकिन 6 और उसके अबव है तो वो मतलब काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और 7 से अबव तो मेजर। और आपको पता है चाइल्ड में जो आया था दैट इज 9.8 और 9.9 एट रिएक्टर स्केल, तो कितना भयंकर रहा होगा वो प्यारे बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ एंडोजेनिक, है ना। एंडोजेनिक में हमने अर्थक्वेक के बारे में समझने की कोशिश की कि उसको एपिसेंटर, फोकस और एल वेव, एस वेव, ये क्या है, पी वेव, राइट। फिर साथ में हमने देखा कि इनकी जो रिएक्टर स्केल में पैमाना होता है कौन सा ज्यादा खतरनाक और कौन सा थोड़ा कम खतरनाक है। और साथ में हमने देखा कि प्रिकॉशंस हमें क्या लेनी चाहिए। तो कभी भी भूकंप आए प्यारे बच्चों, कभी ऐसी सिचुएशन आती है, एक तो कॉन्फिडेंस रखना है अपने पास, और दूसरा कॉर्नर में खड़े होना है हमेशा, क्योंकि जो भी चीजें गिरेंगी वो सेंटर में गिरेंगी, है ना, क्योंकि यहाँ से मजबूत नहीं है। यहाँ पर ये 2 चीजों से मजबूत है, या फिर अंडर टेबल और किचन में जाके, जो वहां का किचन में जहाँ पे मम्मा खाना बनाती है ना, स्टोव वगैरह रखा होता है, तो उसके नीचे आप बैठे हैं। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो चिमनी वगैरह से दूर रहें। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक माय डियर सन्स एंड डॉटर्स। आई होप कि आपको ये बहुत इजी भी लगा होगा और आपको ये समझ में आया होगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। अगर फिर भी आपको मुश्किल लगा है तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्यारे बच्चों। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।